हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। यह प्रीवियस ईयर पेपर हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, हमारा साइंस का प्रश्न पत्र संख्या क्या है? प्रश्न पत्र संख्या है तृतीय। क्या है? तृतीय। अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, साइंस का पेपर जो होता है हमारा 1 घंटे का होता है। इसका टाइम पीरियड 1 घंटे का होता है और इसमें 25 मार्क्स होते हैं। इसमें 25 मार्क्स होते हैं और लगभग इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 6 अति लघु प्रश्न आते हैं, 6 अति लघु प्रश्न आते हैं और 7 जो होते हैं वो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 7 जो होते हैं वो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्न जो होते हैं वो हमारे 1-1 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 1-1 मार्क्स के होते हैं, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आज हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पित्त रस बनता है। पित्त रस बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। पित्त रस बनता है यकृत में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिमटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम जल के साथ कराते हैं तब क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलती है, तो O2 गैस निकलती है। कौन सी ये लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जल को लेते हैं। ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कि भी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे आप डरे ना और बिना डरे अच्छे से उसका आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? समस्थानिक क्या कहलाते हैं? जिनमें क्या होता है? जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है। परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, इसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक कहलाते हैं। मैंने आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इनकी संख्या होती है 6 और ये आपको एग्जाम में 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ना करें, जितना पूछा गया है उसी हिसाब से आप उसका आंसर दें, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी लिखने से उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी लिखने से इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको एग्जाम में आपको जो भी पूछा गया हो उसी का जवाब दें। इसके अलावा और अननेसेसरी ना लिखें। ठीक है,
छठा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम हमें इसमें बताना है और इसकी कमी से होने वाले रोगों को बताना है। रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है और इससे सूखा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सूखा नामक रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा इसका उपयोग भी लिखिए। बेकिंग सोडा का हमें रासायनिक सूत्र बताना है और इसके उपयोग भी बताने हैं। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसका अब हम उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग हैं निम्नलिखित, जैसे पहला है हमारा त्वचा को गोरा बनाने में। त्वचा को गोरा बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 केक के लिए। और पांचवा है हमारा ब्लीचिंग एजेंट के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। आप इस क्लास को जरूर देखें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस कराया है, तो आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस को भी कर सकते हैं। वैसे भी आपके पास अब कम टाइम बचा है, तो इस टाइम में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एग्जाम के लिए भी बहुत ही कम दिन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जल में घुलनशील विटामिन तथा बसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। जल में घुलनशील विटामिन और बसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। ये आपको पता ही होगा कि ये 2019 में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमारे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हमारा 2019 का है। इसी सीक्वेंस में हम 2023 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे और उससे हमें क्या होगा, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में इसी प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप डरे ना और बहुत ही अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। एग्जाम में यही पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन और बसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में हम इतना ही लिखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन और बसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी। इसका रासायनिक सूत्र होता है एस्कर्बिक एसिड। जबकि विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतने प्रकार के ये होते हैं। तो विटामिन बी जो होता है वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E। यहाँ पर होगा E और K। ठीक है, बसा में घुलनशील विटामिन हमारे हो जाएंगे A, D, E, K। क्या होते हैं? ADEK। ठीक है, आप इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं, एडेक। ठीक है, एडेक। अब हम इसके रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार से विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के। ठीक है, अब हम इस टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है किसी भी विटामिन का या फिर उसके स्रोत पूछे जाते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B1।
विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब हम इसके स्रोत देख लेते हैं, जैसे दूध है, समुद्री भोजन है, सोयाबीन है, साबुत अन्न, हरी सब्जियां, ये सभी विटामिन बी वन के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन बी टू का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए या B4 का बताइए। इसी प्रकार से सभी विटामिन के आपसे रासायनिक नामों को पूछा जा सकता है, उसके स्रोत पूछे जा सकते हैं और उसकी होने वाले रोगों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत होते हैं मांस है, अंडा है, दूध, मटर, बीन, हरी सब्जियां, ये सभी क्या है, ये सभी विटामिन B2 के क्या हैं, विटामिन B2 के स्रोत हैं। क्या है, B2 के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B4 जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन। इसके भी स्रोत जो होते हैं वो विटामिन B की तरह ही होते हैं, विटामिन B2 के समान ही होते हैं, जैसे मांस, मछली है, मुर्गा है, आलू, मूंगफली, टमाटर, हरी सब्जियां। सभी विटामिन में हरी सब्जियों का होना अति आवश्यक है। तो अगर आपसे कहीं स्रोत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसमें हरी सब्जियों को ऐड जरूर करें, मांस, मछली, ये सभी जरूर ऐड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, कौन सा विटामिन होता है, तो वो विटामिन होता है हमारा विटामिन B12। क्या होता है, B12। इसे फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है। अब हम इसके स्रोत देख लेते हैं। इसके स्रोत हैं मांस है, कलेजी है, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, ये सभी क्या है, विटामिन B12 के स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है खट्टे पदार्थ। क्या होता है, खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू है, संतरा है। ठीक है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, नींबू है, ठीक है, अमरूद है, ये इन सब में क्या होता है, इन सब में जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत भी देख लेते हैं। इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत, कलेजी, ये सभी क्या हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है सूर्य। क्या है, सूर्य है। ठीक है, इसके और स्रोत देख लेते हैं, विटामिन डी के और स्रोत देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश शरीर में स्वयं ही निर्मित हो जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से शरीर में स्वयं ही निर्मित हो जाता है। इसी प्रकार से दूध है, मछली है, यकृत, अंडा, ये सभी क्या है, विटामिन डी के क्या है, स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। और इसमें भी हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध, मक्खन, टमाटर, ये सभी इसके स्रोत कहलाते हैं। अब हमारा लास्ट है हमारा विटामिन के, जो शरीर के निर्माण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको जो भी बताया है, ये मैंने विटामिन के बारे में आपको एक टेबल बताई है जिसमें मैंने विटामिन बताया, इसके रासायनिक नाम और इसका स्रोत। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। 2019 में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए, रासायनिक नाम बताइए, तो आप इससे आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्र हो जाती है। कौन सी ऊर्जा एकत्र हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा एकत्र हो जाती है। इन क्वेश्चन ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चंस में मात्र इतना ही लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। इसके अलावा अननेसेसरी कुछ भी ना लिखें, क्योंकि एग्जाम में
एग्जामिनर आपके लिए सटीक आंसर देखना चाहता है, ना कि उसमें कुछ भी अननेसेसरी। ठीक है, अगर आप सटीक लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और अननेसेसरी लिखेंगे तो फिर आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। इसीलिए जितना हो सकता है आप सटीक लिखें और एक्स्ट्रा ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे फेफड़े है, गुर्दा है, त्वचा, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो किसी ना किसी चीज का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जैसे क्या करते हैं? किसी ना किसी पदार्थ का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कार्य कहा जाता है। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक या इकाई जूल होती है। ठीक है, एक डेफिनेशन और इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि डी। बल गुणा विस्थापन होता है। तो इसमें डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल क्या है? 1 न्यूटन का है, और उसमें विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन भी 1 है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कार्य कहा जाता है। यहां तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। हमने अपने YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट क्लासेस कराई हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उनमें कोई पेड क्लास नहीं है। हमने फ्री सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कराया है। आप हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें क्या दिया है कि श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। श्वसन संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में होती हैं, तथा शेष क्रियाएं जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। इसमें श्वसन संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, जबकि शेष सभी बची हुई क्रियाएं जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में क्या होता है? ऊर्जा पैदा होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि जो श्वसन की क्रिया में प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए जीवद्रव द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, श्वसन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव में संपन्न यानी कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं, जबकि और सभी बची हुई जो शेष क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। क्योंकि अंतिम चरण में क्या होता है? अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो होती है वो हमारी एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके रूप में होती है। एग्जाम में आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऊर्जा होती है किस रूप में उपस्थित होती है? तो वह एटीपी के रूप में होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड होते हैं यानी कि जो क्षार से बने होते हैं, जो क्षार से बने होते हैं। मैंने आपको अपनी क्लास में बताया है कि क्षार वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जैसे NaOH, KOH। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे क्षार हैं। ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। इसी प्रकार से क्षार के ऑक्साइड पूछा गया है। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को भी कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। बेस भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जलमीय ऑक्साइड के विरुद्ध गुण दिखाते हैं, जो अम्ल के विरुद्ध क्या करते हैं? गुण दिखाते हैं। जो भस्म यानी कि बेस यानी कि क्षार बनाने हेतु पानी के साथ क्रिया करते हैं और नमक पानी के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो भास्मिक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड भी कहलाते हैं, और इनमें क्या ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरुद्ध गुण रखते हैं, जो अम्लीय ऑक्साइड के विरुद्ध गुण रखते हैं, और जो भस्म यानी कि बेस बनाने हेतु पानी के साथ क्रिया करते हैं और नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जब लवण की प्रक्रिया होती है, जब लवण बनाने की प्रक्रिया होती है, तब अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से करते हैं, तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसमें यही बताया गया है कि जो भस्म यानी कि क्षार बनाने हेतु पानी के साथ क्रिया करते हैं या नमक या पानी बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि जब क्षार की क्रिया अम्ल से होती है तब लवण और जल बनता है, यानी कि नमक और पानी बनता है। इसलिए हम रिएक्शन देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये हमारा क्षार है, इसकी रिएक्शन HCl यानी कि अम्ल के साथ कराई जाती है, तब NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl बनता है प्लस H2O यानी कि जल बनता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो क्रियाएं भस्म बनाने हेतु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी कि नमक और पानी बनाता है। मैंने आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि अगर एग्जाम में इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लवण की अभिक्रिया लिखें, तो आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराकर लवण और जल को बना सकते हैं। ठीक है, उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसल चक्र से क्या लाभ होता है? अब हम फसल चक्र के लाभों को देखेंगे, इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है। फसल चक्र के माध्यम से क्या होता है? कीटों का नियंत्रण होता है। मैंने आपको अपनी क्लास में बताया है कि फसल चक्र वो होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, समय समय पर क्रम अनुसार फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, फसलों को एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाया जाता है, जिससे क्या होता है, पैदावार अच्छी होती है और जो खेत है उसकी उपज भी बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है। इस प्रकार से फसल करने से क्या होता है, कीटों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है हमारा फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। फसल चक्र के माध्यम से फसलों में क्या होता है, बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का नियंत्रण होता है। फसल चक्र के माध्यम से वर्ष भर में आय प्राप्त होती है। क्या होती है? इनकम प्राप्त होती है, यानी कि आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, फसल चक्र से मृदा क्षरण में क्या होती है, रोकथाम होती है, पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, पैदावार अच्छी होती है और जो उपज जो होती है, वो खेत की उपज जो होती है वो बरकरार रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, फसल चक्र में भूमि की उर्वरता जो होती है उसमें सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग क्या है? अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और वो 2 मार्क्स के
क्वेश्चन होते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं, ज़्यादा अनाप शनाप ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे ने सटीक क्या लिखा है। जो पूछा गया आप उसका अगर जवाब देंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसे नियंत्रित अभिक्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में हम बिजली को बनाने में वाणिज्यिक संयंत्र यानी कि नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा पानी को गर्म करके भाप बनाने में काम आती है। नाभिकीय रिएक्टर से जो प्राप्त ऊष्मा होती है वो पानी के माध्यम से भाप बनाने में काम आती है, जिसे फिर हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु रिएक्टर या फिर नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से। ठीक है, अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में, आणविक बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? अब हम संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर के लिए उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो होता है जो शरीर में उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषक तत्व को प्रदान करता है। अपने आहार में उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अपने दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज जैसे तत्व मौजूद होने चाहिए। संतुलित आहार शरीर के लिए पोषण हेतु क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। आगे देखते हैं संतुलित आहार शरीर के पोषण हेतु ऊर्जा प्राप्त करने में अत्यंत जरूरी होता है। संतुलित आहार हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संतुलित आहार के स्रोत बताइए, तो संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज जैसे तत्व आते हैं, तो वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? हम इसका आंसर देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं में क्या होता है? कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। छतों को पंखों को चेक कर लेना चाहिए। छतों के पंखों को चेक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप आता है तो इनके गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। बिजली से जुड़े सभी तारों को निकाल देना चाहिए। जब कभी प्राकृतिक आपदा आए तो आपको बिजली से जो तार लगे हुए हैं उनको निकाल देना चाहिए। छतों के जो पंखे हैं उनको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। भूकंप के समय समस्त सदस्य खुले मैदान में एकत्रित हो जाने चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें समस्त सदस्य जो हैं वो खुले स्थान में क्या होना चाहिए? एकत्र होना चाहिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब हम ऐच्छिक पेशी के बारे में देख लेते हैं। ऐच्छिक पेशी वो होती हैं जो रेखित होती हैं, जो रेखित पेशियां होती हैं। इनको रेखित पेशी भी कहा जाता है। इस पेशी को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित व फैलाया जा सकता है। ऐच्छिक पेशी को अपने अनुसार, इसमें क्या, ऐच्छिक का मतलब ही क्या होता है कि जो कार्य अपने अनुसार हो, तो इसमें क्या होता है? अपने अनुसार, यानी कि अपने इच्छा अनुसार संकुचित और फैलाया जा सकता है। आगे देखते हैं इससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में गति होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इसीलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी क्या होती हैं? ये मुख्यतः क्या होती है? अपनी इच्छा अनुसार संकुचित होती है और प्रसारित यानी कि फैलती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? भिन्न भिन्न अंगों में गति होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनैच्छिक पेशी।
नेक्स्ट है हमारा अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी या चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इनका जो आकार जो होता है कुछ चिकना प्रकार से होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इस वर्ग की पेशियाँ इच्छाहीन होती हैं। ये क्या होती हैं, ये अपने इच्छा अनुसार नहीं चलती, ये अपने इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं, इसीलिए ये इच्छाहीन होती हैं। आगे देखते हैं, इनमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण व्यवस्था रख आगे देखते हैं, इसमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण व्यवस्था रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, नियंत्रण व्यवस्था होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी अनैच्छिक पेशी कहलाती हैं, जबकि ऐच्छिक पेशी वो होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार संकुचित होती हैं व शिथिल होती है, यानी कि फैलती हैं और भिन्न भिन्न अंगों में गति करती हैं। तो ये था हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विज्ञान विषय का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हमने सभी क्वेश्चन को कवर किया है। इसमें हमने आपसे शुरुआत में इसके पैटर्न के बारे में देखा कि ये पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है। इसमें 25 मार्क्स का होता है पेपर, जिसमें 5 बहुविकल्पीय आते हैं, 6 अति लघु आते हैं और 7 जो होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कर सकें। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।